हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट्स फॉर स्टॉक्स, जहाँ पे मैं आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट देने की कोशिश करता हूँ और आपको गाइड भी करता हूँ। तो आज 29 अप्रैल है, बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो लास्ट कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि शिप बिल्डिंग वाले जो कंपनी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ऊपर भाग रहे हैं। ओके, मार्केट तो खैर ऊपर भाग रहा है, बट ये और ज़्यादा तेज़ी से ऊपर भाग रहे हैं। तो इसका एक बार रीज़न समझ लेते हैं। ओके, आज भी 15-15, 20-20% का तेज़ी भी बहुत सारे स्टॉक्स में देखने को मिला था। तो रीज़न समझते, तो पहले इसी सेक्टर का एक बड़ा कंपनी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स को कवर करते हैं। तो देखिए, इन्होंने एक्चुअली रिसेंटली कोलकाता में एक पोर्ट है, ओके, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ओके। तो इनके साथ ना इन्होंने एक्चुअली रिसेंटली एक लैंड लीज एग्रीमेंट डील साइन किया है। तो इस डील से, ये जो एग्रीमेंट है, इससे इनको फ़ायदा देखिए ये मिलेगा कि ये जो लैंड जो इन्होंने जो लीज मिली है ना, ये जो वाटर बॉडी है उसके काफ़ी करीब है। तो उससे क्या होगा, वहाँ पे वो जो है शिप भी रिपेयर कर सकते हैं, ओके, अपने इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़, ओके, ये सब को अच्छा से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, आने वाले समय में देखिए काफ़ी सारा जो शिप बिल्डिंग का काम है ना, वो लोकल कंपनीज़ को ही मिलेगा। ओके, फॉरेन कंपनीज़ को कम मिलेगा। तो इससे जो इनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो ये ऐसा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का कहना है। ओके, और भी एक कंपनी को कवर करते हैं, मज़ागांव डॉक लिमिटेड। तो यहाँ पे भी अच्छा तेज़ी देखने को मिला। और इनको अच्छा, इनका तो खैर अच्छा तेज़ी इसलिए देखने को मिला क्योंकि इनका ऑर्डर बुक एक्चुअली बहुत अच्छा है। और जो आने वाला जो समय उनमें भी इनके एक्चुअली काफ़ी अच्छे अच्छे ऑर्डर मिलेंगे। और सिर्फ ऑर्डर मिलने से नहीं होता, एक्चुअली ऑर्डर को एग्जीक्यूट भी करना होता है। तो अगर ऑर्डर एग्जीक्यूशन का बात करें तो वो भी ये कंपनी एक्चुअली काफ़ी अच्छा करती है। ओके, अब जितना भी ऑर्डर्स है ना, उनको जल्दी जल्दी कंप्लीट करना, तो ये भी ये कंपनी काफ़ी अच्छा करती है। और अभी आने वाला जो बजट है उसमें भी देखिए, जो गवर्नमेंट है वो 25,000 करोड़ तक का एक फंड देने वाली है शिप बिल्डिंग कंपनीज को। ओके, तो इससे इन्हें जो हो काफ़ी मदद मिलेगा फाइनेंशियली, ताकि ये ताकि कम हमारा इंडिया हो के ज़्यादा से ज़्यादा अपना शिप बिल्डिंग एक्टिविटीज़ अपना कंट्री में ही कर सके। ओके, आप आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, अंबुजा सीमेंट का रिजल्ट। तो देखिए, अंबुजा सीमेंट का रिजल्ट में तो स्लाइटली ड्रॉप देखने को मिला है। ओके, ये जो रिजल्ट इनका आया, ओके, ये रिजल्ट हल्का सा प्रॉफिट इनका कम हो गया, लेकिन खैर इससे आप कोई सैड होने का बात नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। और उससे पहले ये बता दूँ कि कंपनी ने एक्चुअली 2 रुपये का डिविडेंड भी दिया है। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली दुखी होने का बात इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए, अब रिजल्ट तो ठीक है, मैंने माना कि प्रॉफिट एक्चुअली कम है, बट हाँ, एस्टीमेट को प्रॉफिट बीट कर चुका है। ओके, उससे पहले एक बार रेवेन्यू भी देख लीजिए, तो रेवेन्यू 8,700 करोड़ से बढ़ के 9,800 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। ओके, आई गेस 10-12% के आसपास इनका रेवेन्यू बढ़ा है। हाँ, तो रेवेन्यू जो है 11.6% एक्चुअली बढ़ा है। ओके, आप देख सकते हैं ये रेवेन्यू। और इबिट्टा अगर देख सकते हैं तो ये 12% बढ़ के 1,781 करोड़ आया था। एस्टीमेट कितना था इबिट्टा का? 1,645 करोड़। तो कंपनी ने एस्टीमेट को बीट किया इबिट्टा के टर्म्स में अगर हम देखें। और अगर नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट 956 करोड़ आया, जो कि एस्टीमेट था 736 करोड़। तो एस्टीमेट को तो आराम से कंपनी बीट कर चुकी है। तो इसलिए मैंने एक्चुअली बोला कि ज़्यादा टेंशन का बात नहीं है, कंपनी ने डिसेंट परफॉर्म किया है। ओके, जो इन्होंने जो एस्टीमेट को बीट किया ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। नेक्स्ट बात करते हैं टाटा ग्रुप का एक मल्टी बैगर स्टॉक जो कि ट्रेंड है। ओके, तो इनका भी आज ही रिजल्ट है एक्चुअली। तो रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू 28.8 या ऑलमोस्ट 29% बढ़ के 4,106 करोड़ आया है। ओके, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में कितना था? 3,186 करोड़। अब मेन बात है कि क्या रेवेन्यू एस्टीमेट को बीट कर पाया? तो एक्चुअली नहीं, देखिए थोड़ा सा मिस हो गया। ओके, जो एस्टीमेट था वो 4,132 करोड़ था, लेकिन आया कितना? 4,106 करोड़। तो थोड़ा सा के लिए मैं बोलूँगा कि ये रेवेन्यू से चूक गए। ओके, अगर इबिट्टा देखेंगे तो वो 656 करोड़ आया है। ओके, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में था 477 करोड़। तो इबिट्टा में भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। ओके, 38% का ग्रोथ हुआ इबिट्टा में। और अगर मार्जिन देखें तो मार्जिन में भी अच्छा बढ़ोतरी हुआ है। ओके, मार्जिन जो है इस साल का वो 16% है। ओके, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 15% था। अब आते हैं मेन बात पे, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट देखिए, देखने में आपको लगेगा कि 47% डाउन हो गया, 350 करोड़ के करीब आया इस साल के फोर्थ क्वार्टर में, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 654 करोड़ था। तो एक्चुअली टेंशन का बात नहीं है। पिछले साल इसी क्वार्टर में ना इन्हें एक वन टाइम जो हम अब गेन बोलते हैं या प्रॉफिट बोलते हैं ना, जो कि अदर इनकम्स में आता है, वो था, इसीलिए एक्चुअली इनका पिछला साल का आपका प्रॉफिट इतना बढ़ा हुआ लग रहा है। अदरवाइज कंपनी का रिजल्ट भी ना, जो इस साल का जो नेट प्रॉफिट है वो भी अच्छा ही है, क्योंकि एस्टीमेट था 302 करोड़ और एस्टीमेट को डिसाइसिवली कंपनी ने बीट किया है 350 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज करके। ओके, तो
मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब है, बस देखने में लग रहा है 47% ड्रॉप, बट मैंने बताया आपको कि वो तो पिछले साल एक वन टाइम गेन हुआ था, उसके वजह से ऐसा लग रहा है। ओके, और कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है। ओके, छोटा सा डिविडेंड, नॉट मच। ओके, कितना रुपये का? वो 5 रुपये का एक डिविडेंड दिया है कंपनी ने। ओके, आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टॉक पे। तो नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है इंडसइंड बैंक। ओके, तो इंडसइंड बैंक में आपको पता होगा कि आई गेस मार्च, हाँ मार्च मंथ में, ओके, इनका हम एक न्यूज़ आया था, एक्चुअली मार्च नहीं, एक्चुअली आई गेस अप्रैल के स्टार्टिंग में वो न्यूज़ आया था कि इनका एक जो कम्युनिटी वाला जो सेगमेंट था, ओके, डेरिवेटिव वाला सेगमेंट, उसमें इन्हें एक बड़ा लॉस हुआ था। ओके, कंपनी ने बताया था कि करीब करीब 1600 से लेके 2000 या 2100 करोड़ तक का लॉस हुआ है डेरिवेटिव ट्रेडिंग में। ओके, तो उससे रिलेटेड उस वो न्यूज़ के बाद ना कंपनी में एक्चुअली काफ़ी सारे लोगों को मतलब रेसिग्नेशन ऐसा देखना पड़ा। तो आज उसी से रिलेटेड एक न्यूज़ है कि इंडसइंड बैंक के जो सीईओ है, ओके, सुमंत काठपालिया, तो आज इन्हें भी एक्चुअली रिज़ाइन करना पड़ा सीईओ को। तो आई थिंक कल एक नेगेटिव न्यूज़ हो सकता है, ये जो न्यूज़ है ये शेयर पे एक नेगेटिव असर डालेगा, जो कि कल हमें में भी देखने को मिल सकता है। और ये जो हुआ था, ओके, आई थिंक 1500 से 2200 या 2100 करोड़ का लॉस, उससे उसके लिए बैंक ने बताया था कि बैंक का जो नेटवर्थ है उसका ऑलमोस्ट 2.35% नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, या फिर नेटवर्थ कम हो जाएगा, आप सिंपल भाषा में ये भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट एक बार FII-DI डेटा भी देख लेते हैं। तो FII आज भी मतलब ख़रीदारी के ही मूड में दिखे, FII-DI दोनों एक्चुअली ख़रीदारी किया। ओके, तो इसीलिए रिसेंटली आप देख सकते हैं कि मार्केट में काफ़ी अच्छा तेज़ी हमें देखने को मिला है, क्योंकि FII जो है अब फिर से इंडिया में रिटर्न आ रही है, क्योंकि अब डॉलर भी स्टेबलाइज हो गया है, स्टेबलाइज किया, इनफैक्ट रुपये अब ऑलमोस्ट डेली गेन भी कर रहा है। ओके, तो ये एक न्यूज़ है जो कि FII-DI से रिलेटेड डेटा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों एथर इंडस्ट्रीज, एथर एनर्जी IPO पे। तो एथर एनर्जी IPO का बात करें कि इसे सब्सक्रिप्शन अभी तक कैसा मिला, तो देखिए सब्सक्रिप्शन ना बहुत ही सुस्त मिल रहा है ये कंपनी को। ओके, अगर आप देखें सब्सक्रिप्शन में तो अभी तक बस 30% के ही करीब मतलब ओवरऑल सब्सक्राइब हुआ है। ओके, रिटेल वाले तो काफ़ी आगे सब्सक्रिप्शन है, बट जो बड़े बड़े QIBs है, HNIs है, यहाँ से सब्सक्रिप्शन ना काफ़ी ठंडा आ रहा है आज। तो ये एक मतलब न्यूज़ है इस IPO से रिलेटेड। ये IPO देखिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है जिससे कि सिर्फ लिस्टिंग का प्रॉफिट से मतलब है, तो आप थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि ये IPO का जो GMP है ना वो सिर्फ 0 और 1 के बीच में ही है। ओके, 0 या 1% के ही बीच में इसका IPO, तो इससे मे बी आई थिंक एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। ओके, या फिर मे बी स्टॉक ही नेगेटिव में लिस्ट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा दूर रहना चाहिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो मे बी आप एक बार सोच सकते हैं इस कंपनी में IPO में अप्लाई करने का, या फिर लिस्टिंग के बाद भी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि अगर डिस्काउंट में लिस्टिंग हो गया तो भी आपको फ़ायदा होगा। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मे भी ये कंपनी देखिए थोड़ा अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये कंपनी का वैल्यूएशन ये सब तो ठीक है, थोड़ा ज़्यादा पे कंपनी ला रही है। ओके, ये बात सही है। ओके, कंपनी लॉस में भी है, ये भी बात सही है, बट इसका अच्छा बात ये है कि इसका जो टू व्हीलर जो ये जो बनाते हैं ना उसका क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। जैसे ओला से रिलेटेड बहुत सारा आपको ओला से रिलेटेड बहुत सारा आप ओला से रिलेटेड आप बहुत सारा मतलब नेगेटिव न्यूज़ सुनते होंगे, उनका स्कूटर ये सब से रिलेटेड, लेकिन इनका जो मतलब जो टू व्हीलर्स है ना उससे रिलेटेड मैं उतना नेगेटिव न्यूज़ कभी नहीं सुनता हूँ। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मतलब इनका जो मतलब जो प्रोडक्ट है, ओके, प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट एक और कंपनी का रिजल्ट है। तो नेक्स्ट दोस्तों आते हैं इंडिया मार्ट कंपनी की तरफ पे। तो यहाँ पे इनका भी रिजल्ट आज एक्चुअली काफ़ी अच्छा है। प्रॉफिट में तो कंपनी ने धमाकेदार परफॉर्मेंस दिखाया। अगर रेवेन्यू का टर्म्स में बात करें तो 314 करोड़ से बढ़ के पिछले साल इसी क्वार्टर में 314 करोड़ था, वो प्रॉफिट बढ़ के 355 करोड़ हो गया, मतलब 13% का गेन हुआ। अगर एस्टीमेट बात करें तो एस्टीमेट 359 करोड़ का था, प्रॉफिट आया 355 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट सेम हम मान सकते हैं। ओके, और नेट प्रॉफिट तो यहाँ पे एक्चुअली कंपनी ने कमाल कर दिया। ओके, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 99.6 करोड़ मतलब ऑलमोस्ट 100 करोड़ का प्रॉफिट था, वो इस साल जो है 180 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। ओके, मतलब 81% का कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाया। तो ये काफ़ी मतलब स्टेलर परफॉर्मेंस मैं कहूँगा। और एस्टीमेट कितना था प्रॉफिट का, देखिए एस्टीमेट था 120 करोड़, एस्टीमेट से भी 50% ज़्यादा कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज किया है। तो कल में भी एक पॉजिटिव हमें एक्शन देखने को मिल सकता है। कोई श्योरिटी नहीं है, बहुत बार मैंने देखा है कि कंपनी जो है अच्छा रिजल्ट करने के बाद भी गिरने लगता है शेयर, वो एक प्रॉफिट बुकिंग ऐसा होता है। ओके, थोड़ा और इसका न्यूज़ कवर कर दे तो इविटा भी आप देख सकते हैं 48% बढ़ के पिछले साल इसी क्वार्टर में जो 88
करोड़ था वो 48% बढ़ के 130 करोड़ हो गया। ओके, और मार्जिन भी जो है कंपनी ने अच्छा बढ़ोतरी किया है। जो पिछले साल 28% का मार्जिन था वो 36% हो गया मार्जिन, हालांकि एस्टीमेट से थोड़ा सा कमी है मार्जिन। ओके, और कंपनी ने जो है एक इंटरिम और एक स्पेशल डिविडेंड भी दिया, और दोनों डिविडेंड मिलाकर आपको टोटल 50 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। ओके, तो शेयर होल्डर्स के लिए ये भी एक अच्छा न्यूज़ है कि 50 रुपीज़ का एक डिविडेंड मिलेगा। नेक्स्ट एक न्यूली लिस्टेड रिटेल कैटेगरी की कंपनी विशाल मेगा मार्ट का बात करते हैं। तो ये कंपनी काफ़ी रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है। ओके, अगर हम इनका प्रॉफिट का अगर बात करें, ओके, तो प्रॉफिट आप देख सकते हैं जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 61 करोड़ था वो प्रॉफिट बढ़ के 115 करोड़ हो गया, मतलब 88% और ऑलमोस्ट 90% आप बोल सकते हैं कि प्रॉफिट बढ़ गया। ओके, और अगर रेवेन्यू का बात करें तो रेवेन्यू भी 23% बढ़ा है, मतलब डिसेंट ग्रोथ, अच्छा ग्रोथ मैं कहूँगा। रेवेन्यू 2068 करोड़ से बढ़ के 2547 करोड़ हो गया। ओके, 23% का ग्रोथ आया है। और अगर मार्जिन का बात करें तो मार्जिन में भी कंपनी 12% से बढ़ के 14% का मार्जिन कंपनी ने दर्ज किया है। तो मतलब हर एक पैरामीटर्स पे कंपनी ने ना मतलब बीट किया है, मतलब परफॉर्मेंस बहुत अच्छा किया है। एस्टीमेट तो खैर इसका अवेलेबल नहीं है मेरे पास, बट हाँ मैं बोलूँगा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा किया है ये कंपनी ने। ये कंपनी देखिए मोस्टली अभी ना ये ईस्टर्न इंडिया में इनका बिजनेस ज़्यादातर है। ओके, और ये एक्चुअली लास्ट ईयर दिसंबर में ही लिस्टिंग हुआ था, तो नया न्यूली लिस्टेड कंपनी है। ओके, अब एक स्मॉल कैप कंपनी है। ओके, और इनका जो ग्रोथ है, जो एक्सपेंशन है ना बिजनेस का, वो काफ़ी इनका अच्छा है। तो मे बी फ्यूचर में ये कंपनी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये कंपनी अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं टाटा ग्रुप के एक स्टॉक से रिलेटेड। तो टाटा ग्रुप का जो स्टॉक हम बात करने वाले हैं वो है टाटा टेक्नोलॉजीज से। ओके, तो टाटा टेक्नोलॉजीज को ICICI सिक्योरिटीज़ ने एक्चुअली डाउनग्रेड करके 510 का टारगेट दिया है। ओके, डाउनग्रेड करके कितना टारगेट दिया है? 510 का। यहाँ पे देखिए कंपनी में तो अब इसका लिस्टिंग तो 2023 का नवंबर में आई गेस हुआ था, तो वहाँ से तो काफ़ी गिरावट हो चुका है, 40-45% कंपनी ऑलरेडी गिर चुकी है। ओके, और ये जो टारगेट है ना देखिए नीचे की ओर का 510 का, 510 रुपये का टारगेट, ये पता है कितना रुपया है? 510। एक्चुअली ये कंपनी का IPO भी ना 500 रुपये पे ही आया था, तो अगर सच में ये कंपनी 500 चला जाए मतलब कंपनी फिर से अपने IPO प्राइस पे ही आ गया, ऑलरेडी बहुत गिरा हुआ स्टॉक है। ओके, और यहाँ से हालांकि मुझे ज़्यादा गिरने का मतलब संभावना लगता नहीं है, बट लेट्स सी क्या होता है मार्केट में। ओके, एक बार ICICI सिक्योरिटीज़ ने जो इतना नीचे का जो टारगेट दिया, तो इनका एक बार पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ लेते हैं कि इन्होंने क्यों इतना नीचे का टारगेट दिया है। तो ये जो ICICI सिक्योरिटीज़ है ना, इनका मानना है कि देखिए टाटा टेक्नोलॉजीज का एरोस्पेस, ओके, बैटरी इंजीनियरिंग, BMW से जो जॉइंट वेंचर है उसमें तो ये कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी। ओके, लेकिन इनका जो प्रॉब्लम है वो होने वाला इनका ऑटोमोटिव सेगमेंट में और प्रोजेक्ट बेस्ड एक्चुअली ये ऐसा मतलब रेवेन्यू का अब एक पार्ट है ना जो कि मतलब फिक्स नहीं रहता, या फिर मतलब प्रेडिक्टेबल नहीं होता, कभी ये बहुत ऊपर भी जा सकता है, कभी ये बहुत नीचे भी आ सकता है। तो मे भी ICICI सिक्योरिटीज़ का ऐसा लगता है कि ये जो प्रोजेक्ट बेस्ड वाला है ये यहाँ पे अच्छा रिकवरी या अच्छा मे बी नियर टर्म में परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलेगा, तो इसीलिए इन्होंने टाटा टेक्नोलॉजी को एक्चुअली काफ़ी नीचे का टारगेट दिया है, 510 रुपये का टारगेट दिया है। और ये टारगेट अगर इन्होंने दिया है तो इस हिसाब से 1 ईयर फॉरवर्ड P जो है 25 का आ गया इस स्टॉक का, जो कि मैं वैल्यूएशन के हिसाब से कहूँगा तो काफ़ी अच्छा है। अभी P 25 नहीं है, बट अगर एक साल बाद अगर 510 रुपया पे अगर शेयर आ जाए ना, तब उस हिसाब से मतलब P रेशियो 25 हो जाएगा एडजस्ट होके। स्टॉक ऊपर से देखिए काफ़ी गिर चुका है, नामी दामी कंपनी का स्टॉक है, डिविडेंड भी 1-1.5% का है, तो अभी डिसेंट प्राइस पे मिल रहा है ये शेयर। मैं बोलूँगा आप स्लोली जिसे मतलब इस शेयर में इन्वेस्ट करना, वो आस्ते आस्ते अभी से इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।